गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है। इसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो कौन सा चला हुआ है? रक्त परिसंचरण तंत्र चला हुआ है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चला हुआ है। उसकी एक ही क्लास हुई थी। उसके बाद उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो पढ़ा था। और उसमें फिर हमने ब्लड को शुरू किया था। क्या किया था उसमें? फंक्शंस ऑफ द ब्लड यानी रक्त के कार्य किए थे, और रक्त किस तरह से काम करता है ये किया था, किस लिए वो हमारे शरीर के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ब्लड में एक और चीज़ पढ़नी है। क्या पढ़ना है? रक्त के संगठक पढ़ने हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। यानी जो ब्लड है वो कितने भागों में विभाजित होता है, किस तरह से बना हुआ है, उसमें लिक्विड पदार्थ कितना है और ठोस पदार्थ कितना है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आपको क्या करना है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, एक एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? थ्योरी है। मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चन आंसर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक बेस क्लियर ना हो तब तक आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे सकते। तो पहले आपको क्या करना है? थ्योरी क्लियर करनी है, अपना बेस क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो ब्लड चला हुआ है। ब्लड के कार्य हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, यानी रक्त के संघटक पढ़ने हैं। अब जो रक्त है वो दो भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जो ब्लड है वो सिर्फ लिक्विड ही पार्ट है ना। हम ये नहीं कह सकते। अब दिखाई तो देता वो लिक्विड ही है। अब जैसे हाथ पैर कटेगा कहीं से तो ब्लड किस फॉर्म में निकलेगा? लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। लेकिन उसमें क्या होता है? वो पूरा लिक्विड नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि रक्त द्रव एवं ठोस दो भागों का बना होता है। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है, कहीं कहीं पर 60% भी लिखा रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है? 60% भी लिखा रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, 60 होगा या 55 होगा, आपको आंसर उनमें से एक ही मिलेगा, दोनों एक जगह नहीं मिलेंगे। दूसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं। अब जो रुधिराणु है वो 45% होता है। ब्लड में कितना होता है? 45%। ये कहीं कहीं पर 40% भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये 60% है तो वो 40% है, अगर ये 55% है तो वो 45% है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर आपको एक ही मिलेगा, यानी ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, या 60 लिखा होगा या 55 लिखा होगा। तो जो प्लाज्मा का, जो ब्लड का 60% भाग होता है या 55% भाग होता है वो कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है, जो 45% भाग होता है वो कहलाता है कार्पल्स, यानी रुधिराणु। अब जो प्लाज्मा वाला भाग है उसमें 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एक होता है एल्बुमिन्स, दूसरा होता है फाइब्रोनोजिन, और तीसरा होता है ग्लोबुलिन्स। क्या होता है? ग्लोबुलिन्स। मैं हिंदी में भी इनके नाम लिख देती हूँ। एक होता है एल्ब्यूमिन्स, दूसरा होता है फाइब्रोनोजिन, और तीसरा होता है ग्लोबुलिन्स होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। अब जो कार्पल्स वाला भाग है रुधिराणु बोलते हैं, जिसमें उसमें कौन कौन से कार्य करते हैं, उसमें जो उसके जो संगठक है वो कौन कौन से है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी उनके अंतर्गत हमें किस किस का अध्ययन करना है। तो हमें आरबीसी का अध्ययन करना है, डब्ल्यूबीसी का अध्ययन करना है, और प्लेटलेट्स का। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, आगे हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं।
प्लेटलेट्स आपने सुना होगा कि जब डेंगू होता है, डेंगू बुखार सुना होगा ना, जब डेंगू की बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है, हमारी प्लेटलेट्स घट जाती है, ठीक है। और उसे बढ़ाने के लिए जैसे बकरी का दूध हो गया, जैसे एलोवेरा हो गया, ठीक है, करेला हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, दी जाती है आपको उन प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत तो हम रुधिराणु यानी कार्पल्स जो 45% वाला भाग है, जो क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ना है। जो लिक्विड वाला भाग है, जो 60% है या 55% है, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें 3 प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रोनोजेन और ग्लोबुलिन्स। हम इन्हें, इसके अंतर्गत हमें इन तीनों को पढ़ना है। अब एक एक को अच्छे से डिटेल में करते हुए चलेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से, ऐसे नोट डाउन करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, जो प्लाज्मा का 55% भाग है उसमें कौन कौन से प्रोटीन बताए मैंने, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रोनोजेन और ग्लोबुलिन्स। तो सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है, एल्ब्यूमिन्स पढ़ना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, चलिए। अब जो एल्ब्यूमिन्स है वो प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन्स क्या है, हमारी प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और कहाँ पर संश्लेषित होता है, इकट्ठा कहाँ पर होता है, ये हमारे लीवर में। कितना होता है, लगभग समस्त प्लाज्मा प्रोटीन का 60%। तो अगर आपसे पूछा जाए एल्ब्यूमिन्स कितना है, एल्ब्यूमिन्स जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा में कितने % है, तो ये लगभग 60% होता है। कहाँ पर संश्लेषित होता है, लीवर में, यानी हमारे यकृत में क्या होता है, संश्लेषित होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, इसका मुख्य कार्य परासरणी दाब, परासरणी दाब को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य है परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को सामान्य बनाए रखना, जिससे प्लाज्मा, क्या लिखा हुआ है, जिससे प्लाज्मा रक्त में रुका रहता है। क्या होगा, इसका जो कार्य है, मुख्य कार्य क्या है, वो परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को सामान्य बनाए रखना है, जिससे जो प्लाज्मा है वो रक्त में क्या होगा, रुका रहता है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, एक एक पॉइंट को। मैं ये लाइन हटा देती हूँ यहाँ से, आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन्स की जो मात्रा है वो कम हो जाती है तो क्या होता है, यदि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन्स की जो मात्रा है, ये क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, 60% पाया जाता है। तो इसकी मात्रा अगर कम हो जाए तो प्लाज्मा का परासरणी दाब यानी क्या बोलते हैं, परासरणी दाब क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। यदि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन्स की मात्रा कम हो जाए तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरणी दाब है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि द्रव प्रवाह से निकलकर, प्रवाह यानी तेजी के साथ, यदि जो लिक्विड है वो रक्त प्रवाह से निकलकर आसपास के ऊतकों में इकट्ठा हो जाता है, ऊतक यानी टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे सोफ या इडीमा कहते हैं। जब सूजन आ जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, सोफ या इडीमा कहते हैं। यदि रक्त प्रवाह से निकलकर आसपास के टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप सूजन आ जाती है, जिसे सोफ या इडीमा कहते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे, आगे चलेंगे। इसके बाद दूसरा प्रोटीन आ जाता है हमारा फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन क्या करता है, चलिए, अब जो फाइब्रोनोजन है वो कितने % होता है, इसका निर्माण भी लीवर में ही होता है। ये भी कहाँ पर संश्लेषित होता है, ये भी लीवर यानी यकृत में ही संश्लेषित होता है, जो कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 4% होता है। कितना होता है, ये सिर्फ 4%। वो कितना होता है, एल्ब्यूमिन्स 60%, ये फाइब्रोनोजन सिर्फ 4% होता है। यह रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्लड क्लोट क्या
क्या होता है, मान लीजिए हमारा हाथ कट जाए, यहाँ से हाथ कटने के बाद क्या होगा, ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा ना। अब ब्लड निकलने के बाद जब वो हमारा हाथ जहाँ से कटा हुआ है वो वायु के संपर्क में आ जाएगा, यानी उस पर वायु लगेगी, हवा लगेगी, तो वो क्या होगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी वायु के संपर्क में आने के 4 मिनट बाद ही हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है। और जब वो ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही ब्लड ऑफ क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना बोलते हैं। और कुछ दिन बाद वहाँ पर क्या आ जाती है, पपड़ी आ जाती है ना। चोट लगने के बाद अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो 2-3 दिन बाद क्या होता है, वहाँ पर पपड़ी आ जाती है। और 4 याद रखेंगे, वायुमंडल के संपर्क में आने के 4 मिनट बाद ही क्या होता है, हमारा ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो यह क्या करता है, फाइब्रोनोजेन रक्त का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉट बनाने की क्रिया में आवश्यक प्रोटीन है। ठीक है, रक्त में थक्का जमने के बाद शेष द्रव को सीरम कहते हैं। जब रक्त में थक्का जम जाता है तो उसके बाद जो लिक्विड बचता है, जो शेष द्रव बचता है, उसे क्या बोलते हैं, सीरम। सीरम क्या होता है, जब आपकी किसी भी खून बीमारी की जांच की जाती है तो ब्लड की जांच की जाती है, खून की जांच की जाती है, तो वो कैसे की जाती है, ब्लड से सीरम को निकालकर। यानी ब्लड से सीरम को निकालकर ही आपकी किसी शरीर में कोई भी बीमारी है उसकी जांच की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें, फटाफट से नोट कीजिए इसे, फाइब्रोनोजन को। इसके बाद आ जाता है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन है, अब वो कितना परसेंट बचा, अब 60% यानी 60% तो हो गया क्या, एल्ब्यूमिन्स 4% हो गया, फाइब्रोनोजिन तो कितना बचा, 36% यानी 36% बचा। तो जो 36% भाग है वो किसका होता है, वो यह ग्लोबुलिन्स होता है। क्या होता है, प्लाज्मा का 36% जो भाग है वो क्या होता है, ग्लोबुलिन्स होता है। ठीक है, चलिए, यह प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 36% भाग होता है। इसकी संरचना एवं कार्यों के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है, अल्फा, बीटा और एफ सेल। मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, चलिए, ठीक है। चलिए, अल्फा, बीटा और गामा, इसकी जो संरचना है उसके अनुसार एवं कार्यों के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा एवं बीटा ग्लोबुलिन्स का निर्माण यकृत द्वारा होता है। अल्फा एवं बीटा ग्लोबुलिन्स का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यह लिपिड्स एवं वसा में घुलनशील विटामिन सी का रक्त में क्या करता है, बैंकर के शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में आती है। ये क्या करती है, अल्फा एवं बीटा ग्लोबुलिन्स का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यह लिपिड्स एवं वसा में घुलनशील विटामिन सी का रक्त में बैंकर के शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाती है। जो गामा ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी के रूप में, गामा जो है वो ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है, जो खसरा, टिटनेस एवं पोलियोमाइलाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने में सहायक होती है। इसे नोट कर लेंगे, फटाफट से दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब ये तीनों प्रोटीन क्या हो जाते हैं, प्लाज्मा में जो 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन्स और दूसरा फाइब्रोनोजिन और तीसरा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है, ये नोट करके लिख लेंगे कि किसी भी बीमारी की जांच आपके ब्लड से सीरम निकाल कर की जाती है। मैंने अभी आपको बताया, अगर ब्लड में से फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए, क्या होता है, ये भी प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए आपके ब्लड में से, तो ब्लड का कलर क्या हो जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी ब्लड हमारा पतला हो जाएगा। गाढ़ा करने को का काम कौन करता है, फाइब्रोनोजिन करता है। अभी मैंने क्या बताया था कि जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है वो क्या है, फाइब्रोनोजिन, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है 45% वाला भाग, जिसे क्या बोलते हैं, कार्पल्स, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे,
रुधिराणु बोलते हैं, रुधिराणु। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, आरबीसी को पढ़ना है, रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी को पढ़ना है और प्लेटलेट्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आरबीसी पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। अच्छे से पॉइंट बना बना के नोट डाउन कीजिए। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आरबीसी को टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, तो इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 50 लाख होती है। कितनी होती है, 50 लाख होती है आरबीसी की संख्या। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन के बाद ये मर जाती है। मरने के बाद कहाँ पर स्टोर होती है, स्प्लीन यानी प्लीहा में स्टोर होती है। इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। यह छोटी छोटी वृत्ताकार डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती है जो दोनों तरफ क्या होती है, अवतल रहती है। छोटी छोटी कैसी होती है, डिस्क के आकार की सेल होती है, कोशिकाएं होती है जो दोनों तरफ अवतल रहती है। यह किनारों पर मोटी तथा बीच में कैसी होती है, पतली दिखाई देती है। किनारों से मोटी दिखाई देती है और बीच में से पतली दिखाई देती है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। चलिए नोट कीजिए इसे फटाफट से एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे पॉइंट्स का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने आपको जब सेल पढ़ाई थी तो मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है, बताया था ना न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। तो अगर आपको न्यूक्लियस को अच्छे से पढ़ना है तो पिछले वाली क्लास पे जाइए, यानी सेल वाले चैप्टर पे जाइए, प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए सेल यानी कोशिका, और वहां से आप लोग इसे पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो आरबीसी है इसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। ठीक है, केंद्रक नहीं होता बल्कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, इनका जो कलर है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है, लाल। ठीक है, यानी इनका आकार कैसा होता है, गोल होता है। ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार बढ़ जाता है, यानी और बड़ा हो जाता है। इनमें लाइसोसोम नहीं होता। अब लाइसोसोम आप पूछेंगे क्या होता है, तो लाइसोसोम को पढ़ने के लिए भी आपको सेल वाली क्लास पे ही जाना पड़ेगा। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण करने का कार्य करता है। ठीक है, यह कार्पल्स का 95% भाग होती है। जो आरबीसी है वो कितना परसेंट भाग होती है, वो 95% यानी 95% भाग होती है। किसका, कार्पल्स यानी रुधिराणु का। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया को क्या बोलते हैं, हिंदी में रक्त अल्पता बोलते हैं। रक्त अल्पता, अल्प यानी कमी और रक्त यानी ब्लड की। तो जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं रक्त अल्पता यानी एनीमिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, एनीमिया। ब्लड में आरबीसी होती है। आरबीसी कहाँ पर होती है, याद रखेंगे। देखिए ब्लड में क्या होगी, आरबीसी होगी। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी अच्छे से लिख देती हूँ मैं, इसे हटा देती हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ब्लड में क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन, इसे HB से कर देते हैं डिनोट। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, क्या होता है, आयरन होता है। और अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन घट जाएगा। हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी घट जाएगी, है ना। पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। और आरबीसी घट जाएगी तो क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। और ब्लड की कमी होने पर क्या होगा, एनीमिया रोग यानी रक्त अल्पता रोग हो जाएगा। देखिए नोट कीजिए इसे कि आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ब्लड में आरबीसी होती है। ठीक है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन घटता है। हीमोग्लोबिन घटता है तो आरबीसी घटती है, और आरबीसी घटती है तो क्या होता है, ब्लड घट जाता है। ब्लड की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, और रक्त की कमी को ही रक्त अल्पता या एनीमिया नामक बीमारी कहा जाता है, रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे चलेंगे।
इसी बीमारी को रक्त अल्पता या एनीमिया, ये मैंने आपको बताई दिया। अगर आरबीसी आपके शरीर में पूरी मात्रा में नहीं होती, पूरी मात्रा कितनी, 50 लाख, अगर आरबीसी की संख्या आपके शरीर में कम होती है, कम हो जाती है या घट जाती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, सुस्ती सी आ जाती है, आलस सा आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। ठीक है, तो वो कब होता है, कभी कभी होता है ना, घर में लेडीज बोलती है आज उठने का मन नहीं कर रहा, हाथ पैरों में दर्द है, उठा नहीं जा रहा, आलस आ रहा है, बीपी लो है, ये है वो है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, आरबीसी की कमी की वजह से। यानी जब आरबीसी घट जाती है तो शरीर सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे इस बात को। अब इसके बाद आ जाती है, आरबीसी के बाद आ जाती है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। क्या आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है, वाइट ब्लड सेल। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि इनके नाम से ही है श्वेत रक्त, यानी इनमें क्या होता है, ये कलर नहीं होता इनका, उसमें रेड ब्लड सेल का जो कलर था वो किसकी वजह से रेड था, वो था हीमोग्लोबिन की वजह से। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य निश्चित होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये इनका रंग क्या होता है, सफेद होता है, और इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये याद रखेंगे कि इनमें केंद्रक पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता था। तो इससे डीएनए की जांच की जा सकती है। डीएनए की जांच किससे की जाती है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस से की जाती है। ठीक है, और अगर इसमें न्यूक्लियस है तो इससे क्या होता है, डीएनए की जांच की जा सकती है। याद रखेंगे। चलिए नोट कीजिए इसे फटाफट से, आगे चलेंगे इसी में कि डब्ल्यूबीसी यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती है। क्या काम करती है, ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, लिम्फोसाइट क्या करता है और मोनोसाइट क्या करती है। जो एंटीबॉडी है वो शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करती है, यानी रोग की पहचान कराने का, यानी बीमारी क्या है, रोग क्या है, उसकी पहचान कराने का कार्य एंटीबॉडी करती है। लिम्फोसाइट बीमारी को खत्म करने का कार्य करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, ये किसी भी रोग का, अगर हमारे शरीर में रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो उसे खत्म करने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। और अगर बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट रोगों का भक्षण करता है, यानी मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है, रोगों का भक्षण करता है। और जब एचआईवी शरीर में प्रवेश करता है, एचआईवी वायरस जो है वो शरीर में प्रवेश करता है, तो लिम्फोसाइट मर जाता है, और मरे हुए कीटाणु को खाने का कार्य कौन करता है, मोनोसाइट करता है। यानी जब एचआईवी जो वायरस है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है, एचआईवी पॉजिटिव कोई व्यक्ति हो जाता है, तो उसके शरीर में जो लिम्फोसाइट है वो क्या होता है, वो मर जाता है, और मरने के बाद उसका भक्षण कौन करता है, मोनोसाइट करता है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी प्लेटलेट्स। क्या आ जाती है, प्लेटलेट्स आ जाती है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, और इसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इनका जीवन काल 7 दिन का होता है। इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी, 2 लाख से क्या होती है, ज्यादा होती है, 2 लाख होती है। यानी हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, फटाफट से उतारिए इन्हें। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, और इनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। यह शरीर को क्या करती है, शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। जो प्लेटलेट्स है वो शरीर में क्या करती है, शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, मैंने अभी बताया था आपको कि जो क्या है, प्लेटलेट्स है, जब हमारे शरीर में क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है, डेंगू बुखार, तो हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, गिर जाती है। कब 12,000 हो जाती है, 15,000 हो जाती है, 20,000 हो जाती है, 32,000 हो जाती है। ठीक है, और होनी कितनी है, 2 लाख। ठीक है, तो क्या होता है कि
इसमें डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती है, उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे बकरी का दूध हो गया, जैसे एलोवेरा हो गया, ठीक है, ये सारी क्या होती है, ये सारी चीज़ें दी जाती है उन प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे का जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा आ जाता है, ब्लड ग्रुप आ जाता है, यानी रक्त समूह आ जाता है। ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं ये मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। आप भी अपने आपको भी